हेलो दोस्तों, आर ओ आर ओ के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने दो सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया है, एक भारत का भूगोल और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश विशेष। और आज जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अब दो क्लासेस आपकी हुआ करेंगी। एक शाम को 6 बजे जो होती है उसमें हम लोग भारत का भूगोल खत्म कर चुके हैं, तो कोई नया सब्जेक्ट उठा लेंगे। और जो मॉर्निंग में 10 बजे जो आपकी क्लास होनी है उसमें हम लोग आधुनिक इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज से मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत हो रही है। और पहला जो आपका टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक तो जानकारी दे दूं आपको कोर्स के बारे में। समय बीतता चला जा रहा है और अगर आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमें संपूर्ण तैयारी कहाँ से करनी है, तो आप इंटेलेक्टो के इन स्मार्ट नोट्स को मंगाइए ताकि आप बहुत कम समय में अपनी पूरी तैयारी कर पाएँ। इसमें क्या होगा कि जो टोटल जीएस होगी और जो हिंदी होगी उसके संपूर्ण नोट्स जो होंगे वो आपके घर पर कोरियर के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे। और जो टेस्ट सीरीज होगी और जो करंट अफेयर्स होगी वो आपको व्हाट्सएप पर पेड ग्रुप के माध्यम से मिलेगी, ठीक है। बाद बाकी मैं आपको लगातार यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दे ही रहा हूँ, उन्हीं नोट्स पर आधारित ये क्लास है। तो आपकी जो क्लास की बातों को समझने की क्षमता और बढ़ जाएगी अगर आप नोट्स को भी पहले से पढ़ लेंगे, ठीक है। बाद बाकी अगर आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो 1499 में ये कोर्स ले सकते हैं और जो इंटेलेक्टो के ओल्ड स्टूडेंट हैं यानी कि जो पहले कभी इंटेलेक्टो से कोर्स ले चुके हैं उनके लिए फीस है 1264। बहुत कम फीस है क्योंकि इतनी फीस में कोई भी कोचिंग आपके घर पर कंटेंट तो नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। तो हम लोग आपको घर पर कंटेंट देते हैं और अगर आपको इस कोर्स से जुड़ना है तो 8630246905 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत कांटेक्ट कीजिए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, आधुनिक इतिहास की। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर जो ये आधुनिक इतिहास है इससे आरो यारो में कितने प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास से ही पूछे जाते हैं। और आप मान के चलिए 9 से 12 का औसत हर बार रहा है। कभी 9 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी 10, कभी 11 और कभी 12, ठीक है। और आधुनिक इतिहास में भी क्वेश्चन की जो सर्वाधिक संख्या है वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के संदर्भ में देखने को मिलती है। तो जो बाद में हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, आपने देखा होगा कभी ना कभी तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी ही होगी, तो वहाँ से क्वेश्चन की संख्या है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये बात हो गई, मैंने आपको क्वेश्चन को भी बता दिया और इसे आप एक कोर सब्जेक्ट मान के चलिए, ठीक है। ये एक कोर सब्जेक्ट है क्योंकि 140 क्वेश्चंस में से अगर किसी विषय से 9 से 12 तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसको कोर सब्जेक्ट की श्रेणी में ही डाला जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक इतिहास। पहला टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या अभी बात करी, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो क्या आपको लगता है कि जो यूरोपीय होंगे वो पहले कभी भारत में नहीं आए होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो प्राचीन काल हो या फिर मध्यकाल, यहाँ लगातार यूरोपियों के द्वारा व्यापार किया जा रहा है और किया जाता रहा है, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि प्राचीन और मध्यकाल में यूरोपीय लगातार भारत के साथ व्यापार करते रहे हैं और भारत सोने की चिड़िया थी भाई। यहाँ पे बहुत धन दौलत जो कुछ भी उनको चाहिए था और बहुत सारे यहाँ पर ऐसी संसाधन मौजूद थे जो कि वो यूरोप में ले जाते थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुनाफा उनसे कमाते थे। लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर क्या होता है
कि जो 13वीं सदी हुई, ठीक है, 13वीं सदी वाले समय में क्या होता है कि भूमध्य सागर और जो उसके पूरब का क्षेत्र है उस पर मुस्लिम शासकों ने अधिकार कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और समझनी होगी कि पहले जो भारत का यूरोप के साथ व्यापार होता था वो होता था सड़क के मार्ग से, ठीक है। अभी मैं आपको मैप में भी ये चीजें दिखाऊंगा। जैसे भारत का, एक मिनट में आपको मैप दिखा देता हूं थोड़ा। ये देखो, थोड़ा सा हो सकता है आपको ब्लर दिख रही हो चीजें, लेकिन जैसे ये है अपना भारत, ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूं। ये भारत है और ये रहा पूरा यूरोप, इधर सॉरी इधर पे ये है यूरोप, ठीक है। तो अब क्या होता था कि पहले, यानी कि कब, प्राचीन काल में और मध्य काल में जो व्यापार होता था वो होता था यहाँ से, इस रास्ते से आराम से माल पहुंचता था यूरोप में, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, 13वीं सदी में जो ये भूमध्य सागर है और इसके जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, यानी कि ये जो पूरी आप एक जो गल्फ कंट्रीज देखते हैं, तो उन पर मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया और उनने कह दिया कि भाई अब जो माल है वो इस रास्ते से यूरोप तो नहीं जाएगा, अब इस माल का दोहन हम लोग ही करेंगे, ठीक है। तो भाई ये चीज अंग्रेजों ने, अंग्रेज का मतलब यानी कि यूरोप के लोगों को ये चीज थोड़ी खराब लगी और उन्होंने सोचा कि भारत सोने की चिड़िया है और इसको किसी भी तरीके से भाई छोड़ना नहीं है, हमें किसी भी तरीके से भारत के साथ व्यापार तो करना है, ठीक है। तो भारत यूरोपियों ने कहा कि चलो कोई नहीं, हम लोग स्थल मार्ग से अगर व्यापार नहीं करेंगे तो हम लोग समुद्र के नए रास्ते से व्यापार करेंगे भारत से। और इसी क्रम में आप सबसे पहले देखेंगे कि स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने भारत में आने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैप थोड़ा सा समझ लीजिए, ये भारत है, ये यूरोप है और 13वीं सदी में जो ये भूमध्य सागर है और इसके जो पूर्व वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, मुस्लिम शासकों का अधिकार हो जाता है। और फिर ये जो मुस्लिम शासक होते हैं ये क्या करते हैं कि भारत से जो माल आता है उसको यहीं पर रोक लेते थे और उसको यूरोप नहीं जाने देते थे। इसीलिए यूरोपियों ने सोचा कि अब हम सड़क मार्ग से, यानी कि स्थल मार्ग से व्यापार ना करके हम किससे व्यापार करेंगे, समुद्र मार्ग से। और इसी तरीके से फिर आप आगे देखते हैं कि बहुत सारे समुद्री मार्गों की खोज धीरे धीरे होना स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखो, समुद्री मार्ग की खोज होना स्टार्ट हुई तो उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले स्पेन के एक कोलंबस जी हैं, वो निकलते हैं कि हम देखते हैं कि भाई भारत कहाँ पर है। तो ये क्या करते हैं, निकलते ये भारत के लिए हैं, लेकिन कंफ्यूज होकर ये पहुंच कहाँ जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं अमेरिका में। और वहां पर ये 1492 में अमेरिका की खोज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको स्टोरी की तरीके से बताते चल रहा हूँ लेकिन फैक्ट आपको पकड़ने होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो कोलंबस था वो स्पेन का निवासी था, पहली चीज हो गई। दूसरा, वो निकला भारत की खोज के लिए था लेकिन पहुंच कहाँ गया, अमेरिका। और अमेरिका की खोज करी कब, 1492 में, ठीक है। उसके बाद देखो फिर पुर्तगाल से चले कौन, वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा ने भाई ले लिया किसको, एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद को अपने साथ कि चलो भाई हमें भारत ले चलो, हमें बिजनेस करना है वहाँ से। तो आप गुजरातियों को तो जानते ही हैं, ये लोग तो एकदम बिजनेस के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है भाई। अब वास्को डिगामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद के साथ चल दिए भारत की खोज में और ये पहुंच गए कहाँ पर, कालीकट, ठीक है। थोड़ा सा मैं मैप में भी आपको दिखा दूंगा। तो ये कालीकट कहाँ पर है, केरल में। और कब पहुंचे, 20 मई 1498 को। फिर से फैक्ट पकड़ो कि वास्को डिगामा किसके साथ निकला था, गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद के साथ। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पेपर में पूछा जा चुका है। और भारत में जो वास्को डिगामा था वो सर्वप्रथम कहाँ आया था, कालीकट में, ठीक है। और कब आया था, एग्जैक्ट डेट 20 मई 1498 को, ठीक है।
और अब देखो ये जो वास्को ड गामा था ये भारत में आया किस मार्ग से, थोड़ा सा इसको भी आप लोग देख लीजिए, मैं मैप में दिखा देता हूं। देखो इसमें थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये है पुर्तगाल यहाँ पर और ये है स्पेन। तो वास्को ड गामा यहाँ से ऐसे होते हुए और सबसे पहले यहाँ पर पहुँचा। ये दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन है जिसे कि केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये भारत में केरल में प्रवेश कर गया। यही था नए समुद्री मार्ग की खोज। पहले व्यापार होता था इधर से, ये रास्ते 13वीं सदी में बंद हो गए, तो इसके बाद ये लोग समुद्री मार्ग से भारत आने लगे। और इसका बहुत महत्व है, इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो थोड़ा सा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। अब इसको मैप को कर देते हैं साइड में, इसका कोई अब काम नहीं है। तो देखो जो वास्को ड गामा था वो केप ऑफ गुड होप यानी कि केप टाउन जो दक्षिण अफ्रीका का है वहां से होते हुए भारत में प्रवेश किया उसने, ठीक है। तो अब जो ये केप ऑफ गुड होप था इसकी खोज भी पूछी गई है कि किसने इसकी खोज की थी। तो इसकी खोज की थी एक पुर्तगाली था जिसका नाम था क्या, बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। और इसने 1488 में इस केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। तो केप ऑफ गुड होप को बहुत बार उत्तर मासा अंतरीप भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि उत्तर मासा अंतरीप कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा या तो ऑप्शन में केप ऑफ गुड हो या फिर दक्षिण अफ्रीका का जो केप टाउन है वहाँ पर, ठीक है। इसी केप ऑफ गुड यानी कि इसी उत्तर मासा अंतरीप होकर जो वास्को ड गामा था वो भारत में आया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई वास्को ड गामा भारत में पहुंचा कहाँ पर, केरल के कालीकट में, ठीक है। वहां पर शासक उस समय था जमोरिन। जमोरिन ने वास्को ड गामा का एकदम भव्य स्वागत किया और वास्को ड गामा ने भी मौका देखकर कहा कि भाई हमें यहाँ पर व्यापार करना है, आप हमें यहाँ पर व्यापार की अनुमति दीजिए, ठीक है। तो जमोरिन ने भी तुरंत क्या किया, व्यापार का अधिकार उसको दे दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, पुर्तगालियों के जो व्यापार के रास्ते थे अब वो पूरी तरीके से भारत के लिए खुल चुके थे। हुआ क्या फिर, उसके बाद वास्को ड गामा ने केरल से बहुत सारे मसालों को लेकर यूरोप में बेचना स्टार्ट किया। केरल में आपको पता ही है काली मिर्च वगैरह बड़े पैमाने पर होती है, ठीक है, इलायची वगैरह। तो उन मसालों को लेकर उसने क्या किया, यूरोप में पहुंचा वो और उसको बहुत ही महंगे दामों पर बेचा। अच्छा, यूरोप में मसालों की एक अच्छी खासी खपत है, इसीलिए वहाँ पर इसके जो मसाले थे वो बहुत ऊंचे रेट पर बेचे और भारत के जो मसाले हैं वो उच्च क्वालिटी के तो थे ही। तो जो वास्को ड गामा था उसने कितना, 60 गुना से ज़्यादा लाभ कमाया। अब फिर से यहाँ पर फैक्ट पकड़िए, 60 गुना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वास्को ड गामा ने जो भारत से मसालों को यूरोप में बेचा था उस पर कितना लाभ कमाया था। तो 60 गुना का जो आंकड़ा है वो आप लोग पकड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन चुका है। फिर क्या हुआ देखो, अब सारे यूरोपीय देखने लगे कि भाई ये तो यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यापार कर रहा है, रास्ता उनको पता ही चल गया था धीरे धीरे। तो फिर इसी क्रम में आप देखेंगे पुर्तगाली के बाद बहुत से यूरोपीय कंपनियां भारत में आने के लिए और यहाँ से व्यापार करने के लिए प्रेरित होने लगी। अब जब देखो पुर्तगालियों का व्यापार यहाँ पर अच्छा खासा चलने लगा तो फिर क्या किया गया कि एक पुर्तगालियों द्वारा एस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई ताकि भारत के साथ इस कंपनी के माध्यम से बेहतर तरीके से और एक सुसज्जित तरीके से व्यापार किया जा सके। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो एस्तादो द इंडिया कंपनी है ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी, पुर्तगालियों के द्वारा। उसके बाद देखो वास्को ड गामा फिर से 1502 में दूसरी बार भारत आया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में वास्को ड गामा दूसरी बार कब आया था। पहले आया था 20 मई 1498 को और दूसरी बार आया था 1500
2 में, और उसके बाद तो फिर भाई पुर्तगालियों का लगातार भारत में आना जाना प्रारंभ हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? तो दूसरा पुर्तगाली जो व्यक्ति था वो था कैब्राल। ठीक है, उसके बाद देखो भारत में जब पुर्तगाली अच्छा खासा व्यापार करने लगे तो अब पुर्तगालियों को लगा कि भाई एक यहाँ पे बढ़िया कारखाना, फैक्ट्री जिसे बोलते हैं या फिर जिसे बोलते हैं दुर्ग, उसको स्थापित किया जाए। तो इसी क्रम में पुर्तगालियों ने अपनी पहली दुर्ग या फिर फैक्ट्री को कहाँ पर स्थापित किया? कोचीन में। और किसके द्वारा? एक पुर्तगाली था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अच्छा, ध्यान रखना है कि ये आगे जाके पुर्तगाली गवर्नर भारत में नियुक्त किया गया था, लेकिन जब इसने भारत में पहले पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की थी तो उस समय ये गवर्नर नहीं था। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपको मिस नहीं करना है। घटना मैं आपको सुनाता जाऊंगा और घटना से संबंधित जो तथ्य हैं वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको लगातार देखते रहें, क्योंकि आरओ यारो में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं बनेगी। यहाँ पर मोस्टली आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भारत में पहली फैक्ट्री कह लो, दुर्ग कह लो, कारखाना कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो कहाँ पर स्थापित किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा? कोचीन में। और किसके द्वारा? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1503 में। ठीक है, उसके बाद इनका जो व्यापार का विस्तार है पुर्तगालियों का वो और फैलता हुआ चला गया। फिर इन्हें लगा कि भाई एक फैक्ट्री तो खोल ही ली है, अब दूसरी भी खोलते हैं। तो फिर पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर खोली? वहीं केरल में एक जगह है कन्नूर में। कब? 1505 में। उसके बाद ये लोग जो पुर्तगाली थे ये पश्चिम की तरफ तो व्यापार कर ही रहे थे, भारत के पश्चिमी तट पर, फिर ये भारत के पूर्वी तट पर भी धीरे धीरे फैलने लगे और इन्होंने वहाँ के व्यापार पर भी थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करा। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हुगली में भी एक पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित कर ली। तो अब देखो 3 ये जो इम्पोर्टेंट उसकी फैक्ट्रियाँ, दुर्ग या कारखाने हैं, कहाँ कहाँ पर? पहला तो हो गया कोचीन में 1503 में। ठीक है, उसके बाद दूसरा कन्नूर में 1505 में, और फिर बंगाल के हुगली में। इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट्रियों से वो काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप के होंगे, क्योंकि बहुत बार आपको मिलान करने के लिए देगा। जो भी यूरोपीय देश आए थे उनकी फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ पहली वाली खुली थी, या तो वो पूछता है, या फिर आपको बहुत सारे स्थान दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से किस जगह पर पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित थी या फिर नहीं थी। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो फैक्ट हैं, क्योंकि हिस्ट्री में भाई तथ्य बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको हर एक तथ्य पर अपनी नज़र बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ कि अच्छा खासा व्यापार पुर्तगाल यहाँ से करने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो सम्राट हैं उन्होंने सोचा कि चलो अब इस व्यापार को हम अपने अंडर रह के अच्छी तरीके से करवाएं और वहाँ पर एक पुर्तगाली गवर्नर की भी नियुक्ति करें जो पूरे व्यापार को वहाँ पर देख सके और सम्राट को भी रिपोर्ट कर सके, और कोई एक ऐसा हेड हो जो पूरे भारत के व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। इसी क्रम में वहाँ के जो पुर्तगाली सम्राट थे उन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया। और कब किया? 1505 में। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्ट क्या क्या बन गया कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन? तो वो हो गया फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। कब? 1505 में। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर फिर क्या होता है कि जो ये अल्मीड़ा होता है, जो कि भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय है, इसने क्या करा कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर आप लोग समझ ही गए होंगे, जहाँ से आप देखते होंगे भारत के नीचे जो महासागर है वो हिंद महासागर है। ठीक है, भूगोल आपने पढ़ ही लिया है मेरे साथ, तो इतनी सारी चीज़ें आप समझ ही गए होंगे कि अगर मैं हिंद महासागर बोलूँगा तो उसकी अवस्थिति आपके दिमाग में तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने क्या करा, उसने कहा कि भाई ज़मीन की बात अभी छोड़ो,
अभी हम लोग नियंत्रण स्थापित करते हैं किस पे, हिंद महासागर पे, क्योंकि जो भी यहाँ पर व्यापारी आएगा अगर समुद्री मार्ग से तो वो कहाँ से आएगा, हिंद महासागर से। तो अल्मीड़ा ने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं कि हिंद महासागर पे अपनी पकड़ को मजबूत करते हैं, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ व्यापार के पर्पज से आए हैं तो हिंद महासागर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस पर अपना वर्चस्व स्थापित हमें करना है ताकि कोई और अन्य यहाँ पर हम लोगों की परमिशन के बिना तो कम से कम ना आ पाए। ठीक है, तो उसने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, जिसे आप हिंदी में नीले या फिर शांत जल की नीति कहते हैं। और ये नीति वही थी कि हमें हिंद महासागर पर पूरा कंट्रोल रखना है ताकि कोई भी अन्य हिंद महासागर के क्षेत्र से भारत में प्रवेश ना कर पाए। इसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, और ये चलाई गई थी भारत में पुर्तगाल के पहले वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के द्वारा। अब देखो यहाँ पर सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से रट ही लेने हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर नीले या शांत जल की नीति किसके द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के द्वारा। तो ये बात हो गई फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की। एक चीज और देख लेते हैं, 1505 से लेके 1509 तक ये भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में इसने कार्य किया। उसके बाद देखो 1509 में भारत में जो द्वितीय पुर्तगाली वायसराय था वो था अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, तो ये कब बना था, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क। थोड़े से नाम अजीब हैं लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे। अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय। कुछ भी आपको देखने को शब्द मिल सकता है, तो ये शब्दों के खेल में आप मत फंसना। जैसे कि मैंने फैक्ट्री वाले मुद्दे पे भी बताया था, दुर्ग कह लो उसको, कारखाना कह लो, फैक्ट्री कह लो। ठीक है, तो ऐसे ही चाहे गवर्नर हो या फिर वायसराय, इनको कुछ भी कह देते थे। ठीक है, बात दोनों एक ही हैं। अब देखो जो ये अल्फांसो द अल्बुकर्क था, इसने क्या किया, इसने पुर्तगालियों को भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में स्थापित करना स्टार्ट किया। इसीलिए इसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसने क्या किया कि पुर्तगालियों का भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में विस्तार करना प्रारंभ किया। प्रादेशिक शक्ति के रूप में यानी कि एक राज्य टाइप की ये स्थापना करने लगा कि अब इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे व्यापार करना नहीं रह गया। इसने सोचा कि अब हम यहाँ पे अपना राज भी स्थापित करेंगे, यानी कि हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, यहाँ के मालिक अब हम ही बनेंगे। इसीलिए इसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अल्फांसो द अल्बुकर्क को, जो कि भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने पुर्तगाल राज्य की स्थापना भारत में करने की कोशिश की। ठीक है, इसी कोशिश में आप देखो इसने क्या क्या किया, इसने क्या किया कि जो आदिल शाही सुल्तान थे, यूसुफ आदिल शाह, इनका भी नाम रट लो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जो आदिल शाही सुल्तान थे कौन, यूसुफ आदिल शाह, इनसे अल्बुकर्क ने युद्ध किया और युद्ध को जीतकर गोवा को अपने अंडर में कर लिया। और ये कब किया, 1510 में। तो 1510 इस डेट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। और जो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान थे, इनका जो नाम है यूसुफ आदिल शाह, इसको याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और कब ये हुआ था, 1510 में। डेट याद रखना इतिहास में बहुत ही जरूरी है। तो अब देखो भाई, बीजापुर के जो आदिल शाही सुल्तान थे, इनके कंट्रोल में तब गोवा था, तो गोवा को इसने जीत लिया और अपने कंट्रोल में कर लिया। और उसके बाद क्या किया इसने कि वहाँ पर पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में गोवा को स्थापित करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो अल्बुकर्क ने क्या कहा
कि अब हमें यहाँ पर भाई अपनी जनसंख्या भी बढ़ानी है। क्या करनी है? जनसंख्या भी बढ़ानी है। तो क्या किया जाए? तो इसके लिए अल्बुकर्क ने बोला कि जो यहाँ की स्त्रियां हैं यानी कि गोवा की, उनसे शादी करना स्टार्ट करो। ठीक है, एक मिनट में इसको हटा दूं। तो अल्बुकर्क ने क्या किया कि भारतीय महिलाओं के साथ पुर्तगालियों का विवाह को प्रोत्साहित करना प्रारंभ किया। ठीक है, ताकि अपनी जनसंख्या, फैमिली, बच्चे सब यहीं गोवा में स्थापित किया जाए और गोवा को ही पुर्तगाल बना दिया जाए। ठीक है, उसके बाद देखो इसने एक चीज जरूर करी, इसने अल्मीड़ा द्वारा चलाई गई नीति को, कौन सी नीति? ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि जो शांत या फिर नीले जल की नीति थी, उसे बंद कर दिया। उसे बंद क्यों कर दिया? क्योंकि अल्मीड़ा का मानना यह था कि हमें यहाँ की जमीन पर ज़्यादा वो नहीं करना है, बस हमें व्यापार करना है और हिंद महासागर के रास्ते से निकलना है और आना है, तो हिंद महासागर पर अपना वर्चस्व स्थापित करो। इसने क्या किया? इसने कहा हिंद महासागर पर तो वर्चस्व स्थापित करो, साथ में जहाँ से हम व्यापार कर रहे हैं यानी कि गोवा, केरल, इन पर भी अपना अधिकार स्थापित करो। ठीक है, इसीलिए उसने अल्मीड़ा की चलाई गई जो नीति थी वो पुरानी हो गई थी उसके अनुसार, तो उसने इस ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर जो फैक्ट समझने हैं वो ये समझने हैं कि यहाँ पर देखो क्या क्या पूछा जाएगा कि किस वायसराय ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के प्रोत्साहित किया। एक तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि किसने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कराया, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, किसने गोवा को संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया, ये पूछा जा सकता है। तो फैक्ट कुछ भी पूछा जा सकता है, फैक्ट को याद करना बहुत ही जरूरी है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ कि और भी वायसराय बन के पुर्तगाली यहाँ पर आए, लेकिन वो अध्ययन की दृष्टि से उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। अगर हम लोग बाद में देखें तो एक और पुर्तगाली वायसराय था, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो अल्फांसो द अल्बुकर्क था वो 1509 से लेके 1515 तक भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर रहा था। ठीक है, अब देखो जो नीनो डी कुन्हा था वो अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर था। इसने क्या किया? इसने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। ठीक है, पहले के जो गवर्नर रहे उन्होंने कोचीन को राजधानी बना दिया था, लेकिन इसने क्या किया? कोचीन से राजधानी को हटाकर गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। और इसने क्या किया? जो सेंट टोमे एक जगह है और हुगली, आप सब लोग जानते हैं ये कहाँ पर है, तो वहाँ पर पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना इसने की। ठीक है, उसके बाद देखो इनका जो क्षेत्र विस्तार था वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। तो फिर नीनो डी कुन्हा ने क्या किया कि जो दमन द्वीप है आजकल, उस पर भी 1535 में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब देखो नीनो डी कुन्हा के बारे में क्या क्या समझना है। इसको 1529 में वायसराय नियुक्त किया गया और ये 1538 तक भारत में वायसराय बनकर रहा। ठीक है, उसके बाद देखो इसने क्या किया कि जो कोचीन पहले पुर्तगालियों की राजधानी थी उसे हटाकर गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया, और जो सेंट टोमे थी और जो हुगली थी, मतलब एक जगह है ये, तो वहाँ पर पुर्तगालियों बस्ती की स्थापना की। यहाँ पर पुर्तगाली बसें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र विस्तार यहाँ पर कर सकें। उसके बाद इसने 1535 में जो द्वीप है, एक द्वीप है, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई गवर्नर के संदर्भ में। अब हम लोग थोड़ा सा और चीज़ों को देख लेते हैं जो कि यहाँ पर पुर्तगालियों के द्वारा की गई। तो आप सभी को पता है कि हिंद महासागर के रास्ते से व्यापार होता था, तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर अपना अधिकार जमा लिया था। और फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हिंद महासागर के व्यापार पर कार्टेज पद्धति को लागू कर दिया। कार्टेज पद्धति का मतलब होता है कि भाई अगर किसी को
मतलब किसी अन्य को, पुर्तगालियों को छोड़कर अगर हिंद महासागर के रास्ते से गुजरना है तो पहले खर्चा पानी आपको हमें देना पड़ेगा और हम आपका लाइसेंस बनाएंगे, तभी आप अपना जहाज इस हिंद महासागर से होकर निकाल पाएंगे। इसी व्यवस्था को कहते थे कॉर्टेज पद्धति। अब फैक्ट फिर से पकड़ो, आपको क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है कि कॉर्टेज पद्धति किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा लागू की गई थी, या फिर कॉर्टेज पद्धति क्या है, और फिर ऑप्शन में आपको बहुत सारे विकल्प देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप समझी गए। इसके तहत क्या होता था कि हिंद महासागर में अगर किसी अन्य को अपना जहाज लेकर निकलना है तो पहले आपको पुर्तगालियों से अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। अनुमति का मतलब आपको उनसे एक शुल्क देकर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, तब ही आप उस हिंद महासागर के रास्ते से निकल सकते हैं। अच्छा देखो, भारत में उस समय अकबर का शासन था, तो अकबर को भी इस व्यवस्था को मानना पड़ा। उसने भी क्या किया, कॉर्टेज पद्धति को स्वीकार किया। तो यानी कि जब भी अकबर के जहाज वहां से निकलते थे तो वो क्या करते थे, पहले पुर्तगालियों से लाइसेंस बनवाते थे और तब ही वो निकल पाते थे। बाद बाकी पुर्तगालियों ने एक काम करना और स्टार्ट किया कि जो पश्चिम बंगाल में हुगली है वहाँ पर पुर्तगालियों ने क्या किया कि जो हुगली थी उसको समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। यानी कि जो भी अन्य वहाँ पर जहाज वगैरह निकलते थे तो उनके जहाज़ों को लूटना भी पुर्तगालियों ने स्टार्ट कर दिया। और किस जगह पर, ये इम्पोर्टेंट है, तो वो बंगाल की खाड़ी में जो जगह है हुगली, वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग किया जाता था, तो पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, अब देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगाली अपने साथ भारत में क्या क्या लेकर आए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जैसे कि मक्का सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई, तंबाकू, आलू और शायद टमाटर भी। ठीक है, ये सारी खेती वाली चीज़ें लाए। साथ में जो जहाज निर्माण तकनीक थी और जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो भी पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले भारत में लाई गई थी। तो इन सब चीज़ों को याद करिए। देखो, मक्का, तंबाकू, आलू, टमाटर, जहाज निर्माण तकनीक और प्रिंटिंग प्रेस। स्थापत्य कला की बात करें तो पुर्तगाली अपने साथ गोथिक कला को साथ में लेके आए। जब आप वहाँ पर गोवा वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर जो चर्च देखेंगे या फिर जो उस जमाने की बनी हुई कोई भी बिल्डिंग वगैरह होगी तो वहाँ पर आपको इस गोथिक कला के नमूने देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि गोथिक कला किससे संबंधित है, तो पुर्तगालियों से। या फिर किसके द्वारा भारत में गोथिक कला का विकास किया गया, पुर्तगालियों के द्वारा। या फिर गोथिक कला का नमूना भारत में कहाँ देखने को मिलता है, तो गोवा में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद देखो, भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम भारत से माल कौन ले गए थे, पुर्तगाली ही जापान में ले गए थे। तो वो भी एक नए रास्ते की खोज इन्हीं पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है पुर्तगालियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्या हुआ कि 1661 में जो इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह होता है किसके साथ, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ में। ठीक है, ये बात यहाँ पर आप देखिए, 1661 में इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह होता है किसके साथ, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ में। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, पुर्तगाली जो होते हैं वो चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में भेंट कर देते हैं। ठीक है, और फिर जो चार्ल्स द्वितीय है वो क्या करता है, 1668 में इस मुंबई को वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर, आप समझ लो रेंट पर दे देता है। तो ये भी एक फैक्ट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1661 में जो इंग्लैंड के राजा थे उस समय चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह होता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ में। और पुर्तगाली उस समय भारत में थे, उस समय अंग्रेज भी आ चुके थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि चार्ल्स द्वितीय को उपहार स्वरूप मुंबई को भेंट कर दिया। पहले इसी तरीके की चीज़ें दी जाती थी, ठीक है। तो चार्ल्स ने कहा इसका हम क्या करेंगे, तो इसने क्या किया कि उसको वार्षिक किराए पर 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में ब्रिटिश की तरफ से व्यापार करती थी। उसके बाद देखो कुछ फैक्ट और देख लेते हैं कि गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे। ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ष तक गोवा व दमन दीव पुर्तगालियों के अधिकार में रहे थे, तो 1961। उसके बाद देखो 1961 में इसे भारत सरकार के द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, ठीक है। और फिर 12वें संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को पहले संघ शासित राज्य बनाया गया और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये भारत का 25वां राज्य था, ठीक है। तो ये वाले फैक्ट भी पूछे जाते हैं। और भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऐसा किया था क्योंकि ये जो पुर्तगाली थे ये वहाँ पर अपना जो अपना जो वो था क्या बोलते हैं कंट्रोल, उसको छोड़ नहीं रहे थे। तो फिर भारत ने पुलिस कार्रवाई करी क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हो गया और ये अभी तक भाई वहीं पर पड़े हुए थे। तो सरकार ने फिर जोर जबरदस्ती करके पुलिस कार्रवाई करके वहाँ पर इन पुर्तगालियों को भगाया, ठीक है। और उसके बाद गोवा को पहले क्या किया, पहले एक संघ शासित प्रदेश बनाया और फिर 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। और आपको ध्यान रखना है कि गोवा जो है वो भारतीय संघ का 25वां राज्य है। इस तरीके के फैक्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ से देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग बढ़े तो फिर देखते हैं डचों का आगमन। अब देखो भाई रास्ते खुल ही चुके थे, रास्ते सबको पता चल गए। तो यूरोप में और लोगों ने भी सोचा कि जब पुर्तगाली वहाँ से व्यापार कर रहे तो हम कैसे पीछे रहें। तो उन्होंने फिर अपने व्यापार की तलाश भारत में करना स्टार्ट किया और इसी क्रम में पुर्तगालियों के बाद भारत में डचों का आगमन प्रारंभ हुआ। अच्छा, पुर्तगालियों से संबंधित एक फैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शायद पता भी चल गया होगा कि सबसे पहले यूरोपीय शक्तियों में कौन भारत आए, पुर्तगाली, और सबसे बाद में कौन गए, पुर्तगाली, ठीक है। 1498 में आए थे और 1961 में वो लोग यहाँ से गए। तो ये चीज़ याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डचों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला डच यात्री जो था उसका नाम था कॉर्नेलियन हाउटमैन, ठीक है। क्या नाम था, इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो पहला डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन 1956 में उसी केप ऑफ गुड होप जो मैंने आपको बताया उत्तर मासा अंतरीप, वहीं से होते हुए ये भी भारत की ओर चला। लेकिन ये पहुंचा कहाँ पर, ये पहुंचा सुमात्रा। सुमात्रा आप लोग जानते होंगे, इंडोनेशिया, ठीक है। तो वहां पर ये पहुंचा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो डच हैं, ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड के। तो उस समय इसे हॉलैंड कहा जाता है और वर्तमान में इसे कहा जाता है नीदरलैंड। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि डच कहाँ के निवासी थे। तो डच निवासी थे नीदरलैंड वर्तमान में और उस समय पर हॉलैंड के, ठीक है। और जो कंपनी स्थापित की गई थी डचों के द्वारा भारत से व्यापार के लिए, वो थी बेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। नाम को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको नाम याद करना पड़ेगा क्योंकि एक जगह युग्म सुमेलन में विभिन्न कंपनियां जो यूरोपियों द्वारा स्थापित की गई थी और उनके देश का युग्म सुमेलन वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो चाहे वो कंपनी स्थापित की गई हो ब्रिटिशर्स के द्वारा, चाहे पुर्तगालियों के द्वारा, चाहे डचों के द्वारा, आपको सभी कंपनियों के नाम याद रखना है। तो इसका नाम क्या था, बेरिंगदे ओस्ट इंडसे
कंपनी। ठीक है, अब एक यहाँ पर बहुत जरूरी चीज ये है कि भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी की जो संयुक्त पूंजी का आरंभ है वो किसने किया था, तो वो डचों ने ही किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी का आरंभ किसने किया था, तो डचों ने। ठीक है, उसके बाद डचों ने क्या किया कि जो पूर्व की ओर यानी कि इंडोनेशिया की तरफ और भारत के पूर्वी तट पर जो पुर्तगालियों ने अधिकार कर रखा था अपना व्यापार को लेकर, उसको समाप्त करके और फिर डचों ने वहां पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, और डचों ने एक काम और किया कि उन्होंने भारत में मसालों के स्थान पर कपड़ों के निर्यात पर ज्यादा फोकस किया। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में किसने सर्वाधिक बल कपड़ों के निर्यात पर दिया, तो ये दिया डचों ने। ठीक है, उसके बाद देखो डचों द्वारा भारत से और क्या क्या निर्यात किया जाता था। नील आप सभी जानते होंगे, एक चीज होती है सोरा। ठीक है, इसका प्रयोग उर्वरक, बम बारूद बनाने में और बहुत सी जगह पर इसका प्रयोग होता है। बाद बाकी सूती वस्त्र, इसके निर्यात पर डचों द्वारा सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। अच्छा, एक फैक्ट और है इंपॉर्टेंट, भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि जो डच थे उनका मेन फोकस क्या था, मसालों के व्यापार पर ना होकर वस्त्रों के फोकस पर था। ठीक है, वस्त्रों पर था, और बाद बाकी वो नील और सोरा का भी निर्यात यहाँ से करते थे। बाद बाकी जो डच थे उन्होंने क्या किया था कि पूरब के व्यापार पर यानी कि भारत के पूर्वी तट पर और जो और उधर पूरब की तरफ चले जाओ तो वहां पर इंडोनेशिया मिलता है, जो द्वीप नहीं है, सुमात्रा वगैरह इस तरीके के, वहां पर जो पुर्तगाली अधिकार था उसको वहां से हटा दिया और अपना एकाधिकार स्थापित करके वहां पर बिजनेस किया उन्होंने, उन लोगों ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जैसे पुर्तगालियों ने अपने व्यापार के लिए यहाँ पर एक फैक्ट्री स्थापित की थी, उसी तरीके से डचों ने भी भारत में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो डचों द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री कौन थी, मसूलीपट्टनम। ठीक है, कब, 1605 में। तो अब इसको आप तुरंत याद कर लीजिए कि डचों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम फैक्ट्री या फिर दुर्ग या कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखो दूसरा कहां पर किया गया था, तो दूसरा किया गया था पुलिकट में। उसके बाद देखो चिंसुरा जो कि बंगाल में है, बाद में वहां पर भी डचों के द्वारा अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम, दूसरी पुलिकट में और तीसरी चिंसुरा जो कि बंगाल में है। बाद बाकी डचों का व्यापार लगातार फैलता जा रहा था, इसलिए डचों ने अपनी और भी जगह पर फैक्ट्रियां स्थापित की, जैसे पुलिकट, इसकी बात हम लोग कर ही चुके हैं। फिर देखो सूरत में भी की, कारीकल में भी की, आगरा में भी की, अहमदाबाद में भी की, चिंसुरा में भी की, कासिम बाजार में भी की, बड़ा नगर में भी की और पटना में भी की, बालासोर में की, नागपट्टनम में की, कोचीन में की। ठीक है, इन जगह पर डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, पटना में कब की थी, 1632 में। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि पटना में डचों के द्वारा फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1632 में। ठीक है, अब देखो इतनी ज़्यादा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी ज़्यादा डचों की फैक्ट्रियाँ आपको क्यों गिना दी, क्योंकि यहाँ से 2 बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों की फैक्ट्री नहीं थी, और विकल्प में यही सारी चीज़ें आपको दी गई थी। तो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें ये सारे स्थान ही कहीं ना कहीं जरूरी थे बताने। ठीक है, फिर देखो डचों की जो अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां थी वो कहाँ पर थी, पूर्वी तट पर। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि डचों ने मुख्यतः पूरब के तट पर और जो भारत के पूर्व में जो क्षेत्र था इंडोनेशिया की तरफ, वहाँ के व्यापार पर एकाधिकार किया था। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि डचों की जो अधिकांश फैक्ट्रियाँ थीं वो कहाँ पर थीं, पूर्वी तट पर, क्योंकि ये इंडोनेशिया के व्यापार से भी
जुड़े थे, क्योंकि जो भारत का पूर्वी तट था वो इंडोनेशिया से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या किया, डचों ने पुर्तगालियों को कहाँ पर पराजित किया, कोच्चि में। ठीक है, केरल में एक जगह है कोच्चि, वहाँ पर डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। फोर्ट विलियम आप एक इस तरीके समझ लीजिए कि कोई एक किला टाइप का था, उसका निर्माण डचों ने पुर्तगालियों को कोच्चि में पराजित करके 1663 में किया। बाद बाकी डचों ने यहाँ पर एक सिक्का भी चलाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका नाम था पैगोडा। और कहाँ पर चलाया था, पुलिकट में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए कि डचों ने पुलिकट में पैगोडा नामक सिक्के का प्रचलन कराया था। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है पैगोडा और जगह है पुलिकट, और किसके द्वारा, डचों के द्वारा। उसके बाद ये लोग लगातार व्यापार करते रहे भारत में, लेकिन फिर क्या हुआ कि 1759 में एक युद्ध होता है बेदरा में, और उस युद्ध में क्या होता है कि 1759 में आप देखेंगे तो अंग्रेज भारत में थे ही तब। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्लैश होना स्टार्ट हुए, तो फिर इन दोनों के मध्य यानी कि अंग्रेजों और डचों के मध्य युद्ध हुआ बेदरा में, और उसके बाद डच यहाँ से परास्त हो गए और फिर पूरी तरीके से उन्हें भारत से बाहर जाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से डचों का जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया। कहाँ से, बैटल ऑफ बेदरा, यानी कि बेदरा के युद्ध से। बेदरा का युद्ध हुआ कब था, 1759 में। बेदरा के युद्ध के बारे में इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में हुआ था ये याद रखिए, कब हुआ था। ठीक है, और कौन विजयी हुआ था ये आपको याद रखने की जरूरत होती है एक युद्ध के संदर्भ में। तो बैटल ऑफ बेदरा के बाद अंग्रेजों ने डचों को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठीक है, तो डच आए और चले गए। तो ये हो गया अपना पुर्तगाली और डचों के बारे में पूरा अध्ययन। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, और इसके दूसरे पार्ट में जो अन्य यूरोपीय शक्तियां भारत में आई थी उनका अध्ययन हम कर लेंगे, और इसके बाद ये जो टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन, ये समाप्त हो जाएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।